गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपके हिंदी टीचर। बच्चों, आज के वीडियो का शीर्षक है संज्ञा। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण पाठ 8 संज्ञा। तो आज आप संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए संज्ञा को बताते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम या पद, अर्थात हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी सभी का कोई न कोई नाम होता है, यानी संज्ञा होती है। यदि संज्ञा न होती कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान करना मुश्किल होता। तो संज्ञा बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी शब्द है, क्योंकि इसके बिना किसी भी वस्तु की पहचान नहीं की जा सकती। हर वस्तु चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसका कोई न कोई नाम होता है, अर्थात संज्ञा होती है। उसको कोई न कोई नाम दिया जाता है जिससे उसकी पहचान, यानी संज्ञा व्यक्ति, वस्तु और स्थान की पहचान कराने में सबसे मूल्यवान शब्द है। इसके बिना किसी भी चीज़ की पहचान नहीं की जा सकती, इसलिए बहुत ही आवश्यक अंग माना गया है व्याकरण का। तो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम किसके नाम से जानते हैं? संज्ञा के नाम से। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं। मुख्य रूप से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहला जो भेद है आपका हुआ है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में जिस शब्द से किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक है। विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, यानी जब किसी विशेष व्यक्ति व स्थान या वस्तु की पहचान हो तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे लोग कहते नहीं, तुम व्यक्तिगत रूप से उसको जानते हो, व्यक्ति मतलब अपने व्यक्तिगत रूप में, तो इसे व्यक्तिवाचक। विशेष व्यक्ति में क्या है? जैसे महात्मा बुद्ध, महेंद्र सिंह धोनी, लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, ये विशेष व्यक्ति हैं। व्यक्ति तो बहुत है लेकिन ये विशेष थे। अब विशेष वस्तु में जैसे कुतुब मीनार, रामायण, ताजमहल, ये मथुरा का कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, ये सारे क्या हैं? विशेष स्थान हैं, इसलिए इनको विशेष वस्तु। विशेष स्थान क्या है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, यानी जो विशेष रूप से जाने जाते हैं उन्हें ये व्यक्तिवाचक के रूप में आते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा है आपकी जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएं और उसकी जाति का बोध कराएं, उसकी विशेष जाति समूह का बोध होता है, उसे या समस्त जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अर्थात जो शब्द किसी भी समस्त जाति या जितनी भी जातियां हैं उनका बोध करा दें, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे मनुष्य, लड़की और पक्षी। मनुष्य जाति है, लड़की जाति है, पक्षी जाति है, पशु जाति है, कीड़े जाति है, ये सब क्या है? प्रकार की जातियाँ हैं। वस्तु में मेज, कुर्सी, खिलौना, ये भी अपनी एक जाति है। स्थान, गांव, देश, शहर, ये भी अपनी जातियाँ हैं। तो हर चीज़ की अपनी अपनी जाति बटी है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में जो भाव पाए जाते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। भाव कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुण, दशा, दोष, भाव या स्वभाव। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में कोई न कोई स्वभाव, कोई न कोई दशा या दोष या अवस्था जरूर होती है, तो इसे हम भाववाचक के नाम से जानते हैं। जैसे गुण में सुंदरता, सुगंध, चतुराई, अच्छाई। दोष में गंदगी, मूर्खता, कायरता। अवस्था में बुढ़ापा, बचपन और जवानी। तो ये इससे क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में जो भाव हैं, जो भाव छिपे होते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा। तो 3 संज्ञाएं आपकी हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब अगला है, आपको अंग्रेजी में 2 संज्ञाएं और दी गई हैं।
एक द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। तो ये अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अब विद्वानों ने इसे हिंदी में भी मान लिया है, जबकि ये हिंदी में सम्मिलित नहीं होती हैं, लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण विद्वानों ने इसे भी हिंदी में सम्मिलित कर लिया है। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिसको आप मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। द्रव्यवाचक में ऐसे शब्द होते हैं जिस शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गेहूँ, सोना, चांदी आदि। तेल है, दूध है, घी है, जितनी नाप तौल वाली ऐसी वस्तुएं होती हैं वो ज़्यादातर द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी कहलाती हैं। तो ऐसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ये एक हो गया। एक है समूहवाचक, जिससे ऐसा शब्द भी होते हैं जिससे किसी समूह का बोध होता है, जैसे सेना में एक सिपाही नहीं होता, बहुत सारे। बाजार में एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे समूह होता है। कक्षा में एक स्टूडेंट यानी बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं, तो वहाँ एक समूह होता है। जैसे कहीं सभा हो रही है तो वहाँ पर एक व्यक्ति नहीं होगा, बहुत सारे सुनने वाले होंगे, भाषण देने वाले, तो वहाँ पर समूह का पता चलता है। तो जैसे स्काउट की टोली, सैनिक की टुकड़ी, पक्षियों का समूह, बाजार में समूह, जहाँ पर 1, 2, 3 से अधिक लोग इकट्ठे हों उसको समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम बाजार गए थे तो बाजार में क्या है, बहुत से लोगों की संख्या वहाँ होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी 2 संज्ञाएँ और विद्वानों ने माना है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यानी जिसको आप इंग्लिश में मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये संज्ञाएँ हुई। अब संज्ञाओं को किसी में बदलना, लिंग में बदलना, पुल्लिंग से स्त्री, स्त्री में से पुल्लिंग में, सर्वनाम से बदलना, विशेषण से बदलना और क्रिया से बदलना, ये आपके इसमें है। आगे है संज्ञा में विकार, यानी संज्ञा में विकार कैसे आता है, बदलाव। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी माने बदलाव होता है, इसमें परिवर्तन होता है। इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण विकार यानी बदलाव या परिवर्तन आता है। जैसे लिंग के अनुसार लड़का को लड़की कहेंगे, नौकर को नौकरानी कहेंगे। वचन में लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। रात एक वचन है और रातें बहुवचन है। कारक के अनुसार लड़के ने, लड़के को लड़कियों से। ने किसकी पहचान है, कर्ता की। को किसकी है, कर्म की। और से किसकी है, कारण की। तो इससे एक कारक के अनुसार बदलाव हो गया, यहाँ वचन के अनुसार बदलाव हो गया और यहाँ पर लिंग के अनुसार बदलाव हुआ। तो इस प्रकार से संज्ञा में विकार भी उत्पन्न होते हैं, यानी संज्ञा एक विकारी शब्द है, अविकारी नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। लिंग की पहचान करने के लिए आगे बताया है, प्राणीवाचक संज्ञाओं में प्राकृतिक लिंग होता है, जैसे लड़का लड़की, माता पिता, चूहा चूहिया, सिंह हाथी आदि। और इसमें परिवर्तन कैसे होता है, बंदर को बंदरिया, बूढ़ा को बुढ़िया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ये वो आपकी बुक में अनेक उदाहरण दिए हुए हैं। इसको पढ़कर आप इस पाठ को और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आज आपका ये चैप्टर 8 संज्ञा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।